नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अपने नए टॉपिक संप्रदायवाद। इससे पहले हमने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया था, आज हम संप्रदायवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो संप्रदायवाद को मित्रों दो चरणों में बांट करके देखा जाता है, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। उदारवादी चरण के तहत जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो ये मान के चलती हैं कि हमारे संप्रदाय के, हमारी कम्युनिटी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित एक हैं। क्या मान के चलती हैं? कि हमारी कम्युनिटी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित एक हैं। इसको कहते हैं उदारवादी चरण। लेकिन 1930 के बाद जो सांप्रदायिक शक्तियां थीं वो उग्रवादी चरण में प्रवेश कर जाती हैं। उग्रवादी चरण के तहत सांप्रदायिक शक्तियां ये मान के चलती हैं कि हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित दूसरे संप्रदाय के हितों से अलग है। मतलब कि इसमें जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो ये मान के चलती हैं कि हमारे कम्युनिटी के, हमारे समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित दूसरे संप्रदाय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों से बिल्कुल अलग है। इसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण। यहीं से विभाजनकारी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। तो आइए जरा संप्रदायवाद को समझते हैं। संप्रदायवाद कैसे आया, अंग्रेजों ने इसे कैसे कैसे क्रमिक रूप से बढ़ावा दिया। मित्रों, आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब 1857 का महाविद्रोह हुआ था तो 1857 के महाविद्रोह के पश्चात अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि 1857 का जो विद्रोह है इसके पीछे मुस्लिमों का षड्यंत्र निहित है। अर्थात अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो 1857 का महाविद्रोह हुआ है ये मुसलमानों के षड्यंत्र के कारण हुआ है, इसलिए वो मुस्लिमों के लिए नीतियां लेकर आते हैं, मुस्लिमों को दबाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। चूँकि सर सैयद अहमद खां पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो सर सैयद अहमद खां ने विश्लेषण किया और विश्लेषण करके पाया कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय के अंदर अति शैक्षणिक पिछड़ापन है और दूसरी तरफ मुस्लिमों की भागीदारी सरकारी नौकरियों में ना के बराबर है। तो सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों के शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करना चाहते थे और वहीं साथ ही साथ मुस्लिमों की भागीदारी सरकारी नौकरी में बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये तभी संभव था जब सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों से सहायता लेते या अंग्रेजों से जा करके हाथ मिला लेते। तो सर सैयद अहमद खां ने ऐसा ही किया। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के पास जाते हैं और उनसे हाथ मिला लेते हैं। हालांकि सर सैयद अहमद खां अपने समुदाय के हित में सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे और अनचाहे सर सैयद अहमद खां ने भारत के अंदर एक सांप्रदायिक दंगे की नींव रख दी, यानी कि कम्युनल राइट्स की एक बीजारोपण कर दिया। सांप्रदायिक दंगों का क्या कर दिया? एक बीजारोपण कर दिया भारत के अंदर। संप्रदायवाद को चाहे अनचाहे बढ़ावा दे दिया सर सैयद अहमद खां ने। अब जब सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं तो अंग्रेजों की नीतियां मुसलमानों के प्रति उदार हो जाती हैं, क्योंकि अंग्रेज यही चाह रहे थे। अंग्रेजों का ये मानना था ये भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो यहाँ पर सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देना होगा। और दूसरी तरफ अंग्रेज 1857 की क्रांति से बहुत भयभीत थे। अंग्रेजों का मानना था यदि 1857 जैसी पुनरावृत्ति से बचना है तो भारत के अंदर संप्रदायवाद को बढ़ावा देना होगा। बाकायदा इसके लिए कमेटियां गठित की जाती हैं, संप्रदायवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, कांग्रेस में ही जो उग्रवादी दल के नेता थे वो उग्रवादी दल के नेता भी अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन के उभर रहे थे। तो अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि उग्रवादी दल के जो नेता हैं ये 1857 जैसी क्रांति को जन्म दे सकते हैं। तो वो चाहते थे कि एक तरफ उदारवादी और उग्रवादी दल में फूट पड़ जाए और दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ जाए, क्योंकि दोनों शक्तियां जब तक एक हैं तब तक वो
बहुत मजबूत हैं और इनको पराजित करना शायद असंभव है। और दूसरी ओर यदि उदारवादी और नरमवादी दल के नेता यदि एक हो गए तो ये अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इधर सर सैयद अहमद खां से कहा कि ठीक है सर सैयद अहमद खां, हम तुम्हारे समुदाय के कल्याण के लिए हम कुछ करेंगे, उनको हम शैक्षणिक स्तर से आगे बढ़ाएंगे और दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में भी तुम्हारे लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। तो संप्रदायवाद की नीति के तहत ही अंग्रेज क्या करते हैं, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को उग्रतापूर्वक लागू करते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति को उग्रतापूर्वक लागू करते हैं। इसी के तहत ये क्या करते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल का विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी, मंशा ये थी कि बंगाल का जो पूर्वी भाग था, बंगाल का जो पूर्वी भाग था वो मुस्लिम बाहुल्य भाग था और बंगाल का जो पश्चिमी भाग था वो हिंदू बाहुल्य भाग था। तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने के लिए इन्होंने एक दरार पैदा कर दी, यानी कि पूर्वी बंगाल को अलग स्टेट बना दिया, अलग प्रांत बना दिया और पश्चिम बंगाल को अलग प्रांत बना दिया। हालांकि ये दलील ये देते हैं कि हमने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया है, लेकिन इसके पीछे इनकी छुपी हुई मंशा ये थी कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान और पश्चिमी बंगाल के हिंदुओं के बीच में फूट डाल देना, जिसमें ये लोग सफल भी होते हैं। जब फूट पड़ जाती है तो पूर्वी बंगाल में ही ढाका में एक मुसलमानों के हितों को देखते हुए एक पार्टी बनती है जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो मुसलमानों के हितों को ध्यान में रख करके यहाँ के कुलीन वर्ग के मुसलमान, कहाँ के, पूर्वी बंगाल के कुलीन वर्ग के मुसलमान, अभिजात वर्ग के मुसलमान, वो क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं जिसको नाम देते हैं मुस्लिम लीग। ये 1906 में बनाते हैं, 1906 में बनाते हैं और आगा खां के नेतृत्व में लगभग मुसलमानों के 35 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल, आगा खां के नेतृत्व में लगभग 35 मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों से जाकर के मिलता है और अपने लिए रियायतों की मांग करता है। अंग्रेज भी क्या करते हैं, क्योंकि वो इसी अवसर की तलाश में थे और ये अवसर मुस्लिम लीग ने दे दिया। एक अवसर दे दिया था सर सैयद अहमद खान ने और दूसरा अवसर दे दिया मुस्लिम लीग ने। मित्रों एक बात ध्यान रखना, जो ये मुस्लिम लीग है ये निम्न वर्ग के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। ये मुस्लिम लीग अभिजात वर्ग से बनी हुई मुस्लिम लीग है, यानी कि इसमें जो मुस्लिम है वो कुलीन वर्ग का मुस्लिम है इस मुस्लिम लीग में। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमें इस लीग के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी है, तो ये अपने हित के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसमें माध्यम बनाना चाह रहे थे जो निम्न वर्ग के मुस्लिम हैं उनको, जैसा आज भी हो रहा है। आज भी देखोगे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग क्या कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या है, कुलीन वर्ग के मुस्लिम है। जो निम्न वर्ग के मुस्लिम हैं उनकी भावनाओं को भड़का करके उनकी राजनीतिक रोटियां सीख रही हैं और उनको यदि उस पद पे बने रहना है तो निम्न वर्ग की भावनाओं के साथ खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग क्या करता है, मुस्लिम लीग के लगभग 35 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों से जाकर के मिलता है, अंग्रेजों से मुसलमानों के हित में रियायतों की मांग करता है। अब अंग्रेज इसी अवसर की तलाश में बैठे थे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम तुमको ये रियायत देने के लिए तैयार हैं और इस रियायत के तहत कहते हैं कि तुमको हम मुसलमानों को हम पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली देंगे। क्या देंगे, पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, आइए जरा इसको समझते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एक ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इधर का क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि यहाँ पे हिंदू भी रह रहा है, पारसी भी रह रहा है और भी
कई संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई चुनाव लड़ना चाहता है मुसलमान, तो मुसलमान दावेदारी पेश करेगा कि हम यहाँ से चुनाव प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये जो मुस्लिम खड़ा होगा यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, तो इस मुस्लिम को वोट सिर्फ मुसलमान दे सकता है यहाँ से, बाकी संप्रदाय के लोग नहीं दे सकते हैं। ये था इनका पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये अंग्रेज क्या करते हैं, 1909 में एक कानून पारित करते हैं जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो मार्ले क्या है, मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय। तो ये क्या करते हैं, इस अधिनियम के तहत ही मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पृथक प्रतिनिधित्व को लागू कर देते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को लागू कर देते हैं। अब यहाँ से एक कानूनी तरीके से सांप्रदायिक विभाजन की यही, अब यहाँ से एक कानूनी तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है, सांप्रदायिकता को एक ठोस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। इधर तुम देखोगे, इधर सर सैयद अहमद खां की भूल के कारण संप्रदायवाद को चाहे अनचाहे बढ़ावा दे दिया जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की भूल के कारण संप्रदायवाद को और आगे बढ़ा दिया जाता है। उधर अंग्रेजों के द्वारा एक कानूनी तरीके से सांप्रदायिकता को और आगे बढ़ा दिया जाता है। ये 1909 की बात है। जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है तो इसी की देखा दूनी भारत के अंदर हिंदू महासभा बन जाती है, हिंदू महासभा बन जाती है। अब क्या था, सांप्रदायिकता का खेल प्रारंभ हो जाता है। तो सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन होता है और राष्ट्रवाद के कारण भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो ये था मित्रों संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद में अंतर। कल अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, तो यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद।